गुड आफ्टरनून एवरीवन। आय दृष्टि करंट अफेयर के पार्ट 2 हम बात कर रहे थे NICDP की। इससे पहले हमने इसकी बात कर ली थी। ये बेसिकली नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। बेसिकली 4 विकसित ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाने की ये परियोजना है। ध्यान रखिएगा इनका नाम। सबसे पहला है धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र गुजरात में, औरंगाबाद औद्योगिक शहर महाराष्ट्र, औद्योगिक टाउनशिप ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप और एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप विक्रम औद्योगपुरी मध्य प्रदेश में, विक्रम औद्योगपुरी मध्य प्रदेश में। ये 4 अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इंटीग्रेटेड पेंशन स्कीम की। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को वृद्धावस्था में आय सुरक्षा इनकम सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए एकीकृत पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है। इस नई योजना से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभान्वित हो गए हो और ऐसे कर्मचारी जो वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली उसके तहत लाभार्थी हैं, उनके पास यूपीएस पर स्विच करने का एकमुश्त विकल्प यानी वन टाइम ऑप्शन होगा। वो चाहें तो इस यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच कर सकते हैं। राज्यों को अपने कर्मचारियों को यूपीएस के ढांचे के तहत लाने का विकल्प भी दिया गया है। 25 अगस्त 2024 को अपने सभी कर्मचारियों के लिए यूपीएस को मंजूरी प्रदान करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 25 अगस्त याद रखिएगा। यूपीएस में शामिल होने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। क्या फैक्ट है? 24 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में केंद्रीय पेंशन योजना को मंजूरी दी गई। 24 तारीख को ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी गई और 25 अगस्त 2024 को महाराष्ट्र इसमें शामिल हो गया। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। देखिए क्या विशेषताएं हैं। पहली है सुनिश्चित पेंशन। कर्मचारी को सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन जो एवरेज बेसिक पे आपका रहेगा, उसके 50% के समतुल्य राशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी। सीधी सीधी बात है। लेकिन उपयुक्त पेंशन राशि को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 25 वर्षों की सेवा आवश्यक है। पहली बात, 25 वर्ष से कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक रूप से कम पेंशन प्रदान की जाएगी। न्यूनतम 10 वर्ष तक सेवा प्रदान करने वाले कर्मचारी ही यूपीएस के तहत पेंशन के प्राप्त होंगे। तीसरी बात, एक तो यह है कि जब आपको जो ये पेंशन चाहिए यानी आपके रिटायरमेंट के बाद आपके जो लास्ट साल आपका रिटायरमेंट का होगा, उसमें जो आपकी बेसिकली पे होगी, तनख्वाह आपकी होगी, वेतन आपका होगा, मूल वेतन, उसका 50% आपको दिया जाएगा। ये कैटेगरी सबसे पहले तभी फॉलो होगी जब आप 25 वर्षों की सेवा पूरी कर लेंगे। दूसरा यह है कि अगर जब आप 25 वर्ष से कम का करते हैं तो आपको कुछ कम अनुदान आपको दिया जाएगा, अंशदान आपको कम कर दिया जाएगा, 50% नहीं रहेगा, थोड़ा कम कर देंगे। और अगर जो आपको यूपीएस के तहत किसी भी योजना का आपको राष्ट्रीय पेंशन योजना जो है इंटीग्रेटेड एकीकृत पेंशन योजना, इसका अगर जो आपको लाभ लेना है तो न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा तो आपको अपनी देनी ही पड़ेगी। तो इस तरीके से पहला पॉइंट है सुनिश्चित पेंशन। दूसरा है सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन। देखिए, यदि किसी कर्मचारी उसके निधन से पहले प्राप्त पेंशन के 60% के समतुल्य राशि, यानी किसी कर्मचारी को उसके निधन से पहले प्राप्त पेंशन के 60% के समतुल्य राशि सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी। अश्योर्ड फैमिली पेंशन, कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो निधन से पहले जो उनको वेतन मिल रहा था उसका 60% फैमिली को दिया जाएगा। 60% है, यहां पर ध्यान रखिएगा। तीसरा है सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, कम से कम। देखिए, यह योजना न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा हमने देख लिया, चाहिए आपको 10 वर्षों की सेवा करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आप सेवानिवृत्ति ले लेते हैं तब आपको 10,000 रुपए प्रति माह की सुनिश्चित एक न्यूनतम पेंशन दी जाएगी। सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर मुद्रास्फीति सूचकांक लागू होगा। ये भी ध्यान रखिएगा आप। जो इन्फ्लेशन इंडेक्स है, मुद्रास्फीति सूचकांक, वो इन तीनों पेंशन पर लागू किया जाएगा। सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी जो ग्रेजुटी है उसके अतिरिक्त एक मुश्त राशि
लमसम अमाउंट जिसको कहते हैं, उसके लिए भी वो पात्र हो जाएंगे। ग्रेच्युटी के साथ साथ एक साथ उनको जो बची कुची राशि है सब दे दी जाएगी। यूनिफाइड पेमेंट स्कीम के कार्यान्वयन के लिए कर्मचारी का योगदान, देखिए कैसे कैसे योगदान होगा उनके वेतन से कटता रहता है। मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता का 10% रहेगा, जबकि केंद्र सरकार का योगदान इसमें 18.5% का रहेगा। याद रखिएगा, केंद्र सरकार 18.5% का योगदान आपके पेंशन के अनुदान में देगी। पेंशन के आपके उपभोग में केंद्र सरकार का अनुदान है 18.5%। देखिए एनपीएस वात्सल्य, ये क्या है? एनपीएस हमने देखा था इससे पहले, अवयस्क बच्चों के लिए नई पेंशन योजना है। बेसिकली अवयस्क जो बच्चे हैं, जो भी 18+ नहीं हुए हैं, उनके लिए नई पेंशन योजना है। वित्त मंत्री जी ने केंद्रीय बजट 2024-25 में अवयस्क बच्चों जो माइनर्स हैं उनके लिए एक नई पेंशन योजना वात्सल्य, एनपीएस वात्सल्य की अवधारणा प्रस्तुत की। यह एक अंशदान आधारित पेंशन योजना है। देखिए अंशदान आधारित पेंशन योजना कहने का मतलब है कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। 18 वर्ष से कम आयु के सभी अवयस्क नागरिक इस योजना के लिए पात्र होंगे। सीधी सी बात है, जो सब्सक्राइबर होंगे उनको प्रति वर्ष न्यूनतम 1000 रुपए का योगदान इसमें करना पड़ेगा। कोई सीमा नहीं है, आप कितना भी कर सकते हैं, लेकिन हर साल 100 हजार रुपए आपको इसमें डालने पड़ेंगे। इस योजना के तहत माता पिता और अभिभावकों द्वारा अवयस्क बच्चों के लिए अंशदान किया जाएगा। ठीक है, बच्चे के वयस्क होने पर इस योजना को सहज रूप से एक सामान्य एनपीएस खाते में बदल दिया जाएगा। 18 सितंबर 2024 को वित्त मंत्री जी ने नई दिल्ली में एनपीएस वात्सल्य को लॉन्च किया। ये भी आप ध्यान रखेंगे पॉइंट। एनपीएस वात्सल्य योजना लागू हुई है 18 सितंबर 2024 को। ध्यान रखिएगा, एनपीएस वात्सल्य अंश आधारित पेंशन योजना है। न्यूनतम 1000 रुपए आप उसको हर साल डालने हैं। ठीक है, बाकी यूनिफाइड पेमेंट स्कीम में ये देख लीजिएगा 25 अगस्त 2024 को यूपीएस को देने वाला सभी 25 अगस्त को महाराष्ट्र बना, तो इससे पहले केंद्रीय सरकार ने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त को इसकी स्वीकृति दी। ये योजना 1 अप्रैल 2000, बाकी सेवा शर्तें आप पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एनआईआरएफ। एनआईआरएफ नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, इंडिया रैंकिंग्स 2024, नीति आयोग। देखिए केंद्र शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क एनआईआरएफ, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की शुरुआत कब की गई थी? इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनआईआरएफ की शुरुआत हुई थी 29 सितंबर 2015। 29 सितंबर 2015 को है एनआईआरएफ रैंकिंग। एनआईआरएफ 29 सितंबर। ठीक है, पर ये ध्यान आपको रखना है कि जो पहली रैंकिंग है, इंडिया रैंकिंग का जो पहला संस्करण है, वो अप्रैल 2016 में जारी हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अप्रैल 2016 में एनआईआरएफ पहली बार जारी की गई। अब आगे के फैक्ट है जो हमको याद रखने हैं। देखिए धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उन्होंने ये फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2024 जारी कर, ऐसा भी आ सकता है इंडिया रैंकिंग्स, तो याद रखिएगा यही है एनआईआरएफ, पूरा नाम है एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग 2024। इसमें उच्च शैक्षिक संस्थानों की रैंकिंग की जाती है। नहीं पता है तो याद कर लीजिए, उच्च शैक्षिक संस्थानों की इसमें रैंकिंग दी जाती है। 2016 से दिया गया है, पहला 9वां संस्करण है इसका, में दिया जाता है, 8 श्रेणियों में दिया जाता है, बस ये ध्यान रखिएगा। जो पहली बार शामिल की गई है वो देखनी इंपॉर्टेंट है। 8 श्रेणियों में दिया जा रहा है, 3 नई श्रेणियां इसमें शामिल की गई हैं। देखिए पहली बार कौन सी 3 नई श्रेणियां हैं? पहली है राज्य सार्वजनिक विद्यालय, फिर है मुक्त विश्वविद्यालय, और फिर है कौशल विश्वविद्यालय। बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय पहली बार है, मुक्त विश्वविद्यालय पहली बार है रैंकिंग में, और कौशल विश्वविद्यालय पहली बार है। टोटल श्रेणियां 8 है। अब इसमें हमें सिर्फ ये देखना है कि किन श्रेणियों में किस प्रकार से जो है अवार्ड मिला है। देखते हैं। उल्लेखनीय है कि इंडिया रैंकिंग्स के तहत 8 विभिन्न विषय के अंतर्गत सभी संस्थानों को एक रैंक प्रदान की जाती है। देखिए, समग्र श्रेणी जो सबसे पहली श्रेणी है ओवरऑल, उसमें लगातार 6वें वर्ष 2019 से चल रहा है, 2024 इस बार भी आईआईटी मद्रास पहले नंबर पर है। क्लियर बात है, ये 2019 से अभी तक है, हर साल पढ़ रहे हैं हम, 6वीं बार अब ये फर्स्ट नंबर पर आ गया है। अभियांत्रिकी विषय में भी आईआईटी मद्रास लगातार 9वें वर्ष पहले स्थान पे। किस विषय में? अभियांत्रिकी में भी 9वें साल में आईआईटी मद्रास फर्स्ट नंबर पर है। यूनिवर्सिटीज की श्रेणी में देखें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस IIS बेंगलुरु, ये लगातार 9वें साल से प्रथम स्थान में है। यह संस्थान अनुसंधान संस्थान श्रेणी में भी लगातार 4थे साल से शीर्ष स्थान पर है। अनुसंधान संस्थान श्रेणी, देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु के बारे में हमने देखा कि यूनिवर्सिटी श्रेणी में लगातार 9 साल से पहले स्थान पर है। साथ ही अनुसंधान श्रेणी में भी लगातार 4 साल से पहले स्थान पर है। जबकि जो ओवरऑल कैटेगरी है उसमें लगातार 6 साल से आईआईटी मद्रास टॉप कर रहा है। और यही आईआईटी मद्रास अभियांत्रिकी के विषय में भी अगर जो बात की जाए तो वहां लगातार 9 साल से पहले स्थान पर आ रहा है। बार बार ये चीजें बोलनी है ताकि आपको याद हो जाए। ये टेबल आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं यूपी की। देखिए, उत्तर प्रदेश के बहुत जरूरी है, उत्तर प्रदेश का ही पेपर है तो उत्तर प्रदेश के लिए के जो इंस्टीट्यूशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वें नंबर पर है आईआईटी कानपुर, रैंक इंपॉर्टेंट है इनकी। आईआईटी कानपुर रैंक 5। बनारस BHU 11वें नंबर पर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 16वें नंबर पर। आईआईटी वाराणसी, आईआईटी BHU वाराणसी 30 नंबर पे। एमआईटी विश्वविद्यालय 49वें नंबर पर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय 58 नंबर पर। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ 88 नंबर पे। और शिव नाडर विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर, शिव नाडर विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर 95 नंबर पे। ये ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है यूपी की टेबल। इंडिया रैंकिंग 2024 विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले। देखिए, ये अगेन इंपॉर्टेंट हो जाती है टेबल भी। यूनिवर्सिटीज में हमने देख लिया, समग्र ओवरऑल श्रेणी में हमने देखा आईआईटी मद्रास। यूनिवर्सिटी श्रेणी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु कर्नाटका। कॉलेज श्रेणी में हिंदू कॉलेज दिल्ली। अनुसंधान श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। अनुसंधान श्रेणी में हमने देखा था भारतीय विज्ञान संस्थान अनुसंधान संस्थान श्रेणी में पहले नंबर पर है। इनोवेशन नवाचार श्रेणी में आईआईटी बॉम्बे इनोवेशन में। ओपन यूनिवर्सिटी जो पहले बार जाता है, इग्नू यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली ओपन यूनिवर्सिटी में शामिल हुआ है। अच्छे से देख लेंगे एक बार। फिर जैसे मैंने कहा जो नए शामिल हुए हैं, दूसरा ये है इंपॉर्टेंट, कौशल विश्वविद्यालय श्रेणी। देखिए, सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जिसका पुराना नाम था सिम्बायोसिस स्किल्स एंड ओपन यूनिवर्सिटी पुणे। आप याद रखिए, सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे महाराष्ट्र। और जो इसके अलावा तीसरी कैटेगरी नई जोड़ी गई है, राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय। यह है अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। नेक्स्ट, अब विषय आप देख सकते हैं, जैसे ये काफी ऑब्वियस है चिकित्सा में। ये याद रखिएगा, आईआईटी रुड़की वास्तुकला और नियोजन में, वास्तुकला और नियोजन विषय की बात करें
आर्किटेक्चर आईआईटी रुड़की, ठीक है। जैसे प्रबंधन है तो इसलिए मैं कह रहा हूं काफी ऑब्वियस है, आईआईएम अहमदाबाद काफी लोग लगा लेंगे। वास्तुकला भी आईआईटी रुड़की, जिन्हें जानकारी होगी वो लगा देंगे, ठीक है। अगली बात करते हैं नेबरिंग स्टेट उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक। देखिए सकल पर्यावरण उत्पाद ही कुछ नया है। ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट सूचकांक को मानवीय हस्तक्षेपों के कारण होने वाले पारिस्थितिकी विकास इकोलॉजिकल डेवलपमेंट का मूल्यांकन करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट सूचकांक 4 आवश्यक स्तंभों पर आधारित है: वायु, जल, मृदा, वन। वायु, जल, मृदा, वन, इन 4 पर्यावरणीय कारकों में अगर सुधार हो रहा है तो जीईपी सूचकांक में वृद्धि होगी। इस तरीके से और अगर जो नहीं हो रहा है, नकारात्मक दिखा रहा है, तो वो गिरावट होगी। अब देखिए फैक्ट क्या है। 19 जुलाई 2024 को माननीय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक को लॉन्च कर दिया। डेट याद रखिएगा 19 जुलाई। 19 जुलाई सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। सीधी बात है। इस सूचकांक को लॉन्च करने का उद्देश्य पारिस्थितिकी को अर्थव्यवस्था से जोड़ना, लिंकिंग इकोलॉजी टू इकोनॉमी या लिंकिंग इकोलॉजी विद इकोनॉमी। उत्तराखंड जीईपी सूचकांक का आकलन 4 प्रमुख घटकों पर है, जैसे हमने देख लिया, जल, वायु, वन और मृदा। उत्तराखंड में जीईपी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रकोष्ठ बनाया जाएगा, एक विभाग बनाया जाएगा। आइए देखते हैं। जीईपी सूचकांक यह निर्धारित करेगा कि राज्यों में विकास परक योजनाओं के साथ साथ जल, मृदा, वायु, वन में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 19 जुलाई को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं एसडीजी इंडेक्स, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24। सर्वप्रथम एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2018 में प्रकाशित हुआ। एसडीजी इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड संयुक्त राष्ट्र भारत एवं यूएनडीपी इंडिया की साझेदारी नीति आयोग की पहल है, ठीक है। सारी चीजें आप देख लीजिएगा। फैक्ट क्या है, ये चौथा एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी किया गया और इस इंडेक्स के अध्यक्ष इस इंडेक्स को नीति आयोग के अध्यक्ष सुमन बेरी जी ने, माफ कीजिएगा उपाध्यक्ष, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी जी द्वारा लॉन्च किया गया। विषय क्या है, विकसित भारत की ओर समावेशी विकास, टुवर्ड्स विकसित सस्टेनेबल प्रोग्रेस इंक्लूसिव ग्रोथ। एसडीजी इंडिया इंडेक्स का चौथा संस्करण 16 लक्ष्य एवं 17वें लक्ष्य पर गुणात्मक विश्लेषण, 70 उपलक्ष्य और 113 संकेतकों पर आधारित है। एसडीजी इंडिया के चौथे संस्करण के तहत प्रत्येक देश एवं केंद्र शासित प्रदेश के लिए 16 एसडीजी लक्ष्य चुने गए हैं। लक्ष्यवार स्कोर से राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के समग्र स्कोर या कंपोजिट स्कोर की गणना 0 से 100। यदि किसी ने 100 अंक प्राप्त किया तो दर्शाता है कि उसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। 4 श्रेणियों में देखिए, आकांक्षी, प्रदर्शनकर्ता, आकांक्षी एस्पिरेंट, आकांक्षी एस्पिरेंट, प्रदर्शनकर्ता परफॉर्मर, अग्रणी फ्रंट रनर, लक्ष्य प्राप्त अचीवर। अग्रणी, लक्ष्य प्राप्त, आकांक्षी, प्रदर्शनकर्ता, अग्रणी, लक्ष्य प्राप्त। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में भारत का कंपोजिट स्कोर देखिए 71 है। अब भारत का कंपोजिट स्कोर 71 है तो फ्रंट रनर बेसिकली आप कह सकते हैं। 2020-21 और 2023-24 के मध्य देश में एसडीजी 1 गरीबी उन्मूलन, एसडीजी 8 सभ्य कार्य और आर्थिक विकास, एसडीजी 13 जलवायु कार्रवाई में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई और इन लक्ष्यों के संदर्भ में भारत अग्रणी यानी फ्रंट रनर, जैसे हमने देखा 71 स्कोर है भारत का, 71।
श्रेणी में आ गया है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में देश के सभी राज्यों के समग्र स्कोर में सुधार दर्ज किया। सभी राज्यों के जो समग्र स्कोर है उसमें सुधार देखा गया। 23-24 में कुल 32 राज्य केंद्र शासित प्रदेश अग्रणी की श्रेणी में थे। टोटल 32 ऐसे हैं जो अग्रणी श्रेणी में है, ध्यान रखिएगा, अग्रणी श्रेणी, जिसमें भारत भी है। 32 हैं टोटल। आ जाइए, सर्वाधिक सुधार दर्ज करने वाले 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट है, 18 से 23 के मध्य सबसे पहले 5। सबसे ज्यादा सुधार किया है उत्तर प्रदेश ने, इंपॉर्टेंट है, स्कोर में वृद्धि 25 हुई है। जम्मू एंड कश्मीर दूसरे नंबर पर है, उत्तराखंड तीसरे नंबर पर है, सिक्किम और हरियाणा। जेएनके, उत्तराखंड, सिक्किम, हरियाणा। नेक्स्ट देखते हैं, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में, राज्यों की संयुक्त रैंकिंग, जॉइंट रैंकिंग कह सकते हैं, केरल प्रत्येक का स्कोर 79 को शीर्ष स्थान दिया गया। जॉइंट रैंकिंग में टॉप किया है केरल और उत्तराखंड ने, रैंक रही है 79, स्कोर रहा है 79। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग में चंडीगढ़ को, जिसका स्कोर रहा है 77, को प्रथम स्थान दिया गया। यूटीज में एसडीजी इंडिया इंडेक्स में चंडीगढ़ 77 स्कोर के साथ, जॉइंट रैंकिंग में केरल और उत्तराखंड दोनों 79 स्कोर के साथ पहले नंबर पर, और टोटल 32 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे जो अग्रणी श्रेणी में रहे। सभी के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के समग्र स्कोर में सुधार हुआ, और सबसे ज्यादा सुधार दर्ज करने वाले 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सीरियल वाइज हैं, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम और हरियाणा। नेक्स्ट देखिए, एसडीजी इंडिया इंडेक्स शीर्ष राज्य, जो शीर्ष राज्य, केरल और तमिलनाडु पहले नंबर पर 79, सॉरी केरल और उत्तराखंड 79 पहले नंबर पर, तमिलनाडु तीसरे, चौथे पर गोवा और हिमाचल, याद रखिएगा 77, सिक्किम और पंजाब एक साथ हैं 76, 76, कर्नाटक 75, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 74। अंतिम 6 भी देख लें, अंतिम 6 रैंक पर बिहार, झारखंड, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, ओडिशा। जबकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, इनकी रैंक 1867 है। यूपी का याद रखिए 18वीं रैंक है एसडीजी इंडिया इंडेक्स, एसडीजी इंडिया इंडेक्स में 18वीं रैंक है उत्तर प्रदेश की, 67 स्कोर है। केंद्र शासित प्रदेश तो आपको पता ही है, केंद्र शासित प्रदेश में बस याद रखिएगा चंडीगढ़ 77। आ जाइए, आठवें पे लद्दाख है 65 स्कोर। राज्यों के प्रदर्शन में देखें, आकांक्षी पे तो कोई राज्य है ही नहीं। अच्छा प्रदर्शन परफॉर्मर में नागालैंड, मेघालय, झारखंड और बिहार है। झारखंड, बिहार परफॉर्मर। फ्रंट रनर हमने देखा है, फ्रंट रनर में 32 थे लगभग। लक्ष्य प्राप्त कोई नहीं है। ऐसे केंद्र शासित प्रदेश, लक्ष्य आधारित भी पूछ सकते हैं आपसे, लक्ष्य 1 गरीबी उन्मूलन में किन राज्यों ने अचीव किया है। इनमें हम कोशिश करेंगे कि यदि उत्तर प्रदेश का किसी श्रेणी में जिक्र किया गया, जैसे यहां जिक्र किया गया है, लक्ष्य 7 सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा, उत्तर प्रदेश में इसमें अचीव किया है बेसिकली। सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा, लक्ष्य 7।
ठीक है, ये देख लीजिएगा, आप आ जाइए। संविधान हत्या दिवस, अब ये क्या है? भारत के संविधान में उन असाधारण स्थितियों से निपटने के लिए प्रावधान किए गए जो 2 इसमें देखिए, आपातकाल में इमरजेंसी भारत के संविधान के भाग 14 में, एक मिनट माफ कीजिएगा, 18 में, माफ कीजिएगा, 18 है ये, भाग 18 में, भाग 18 में आपातकाल से संबंधित प्रावधान है अनुच्छेद 352 से 360 तक। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि अब तक स्वतंत्रता के बाद से 3 बार लग चुका है। भारत चीन युद्ध के समय पहला 1962 से 1968 तक, दूसरा भारत पाकिस्तान युद्ध के समय 1971 से, और 1971 का जो आपातकाल है, इसकी समाप्ति की उद्घोषणा से पहले ही आपातकाल की एक नई उद्घोषणा 25 जून 1975 को की गई। देश में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर यह आपातकाल लगाया गया। देखिए, ये काफी डिस्प्यूटेड आपातकाल रहा है। उपयुक्त दोनों आपातकाल मार्च 1977 में समाप्त, ध्यान रखिएगा, 3 दिसंबर 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के समय लगाया गया था। उसके बाद 25 जून 1975 को बिना पूर्व आपातकाल को खत्म किए एक नया आपातकाल लगा दिया गया और कारण दिया गया आंतरिक गड़बड़ी, जिन दोनों आपातकाल को मार्च 1977 में एंड किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने प्रतिवर्ष 25 जून, हमने देखा था 25 जून 1975 को नया एक उद्घोषणा जारी की थी, को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 11 जुलाई 2024 को एक अधिसूचना के द्वारा इसमें यह बात की गई। साथ ही 12 जुलाई 2024 को भारत के राजपत्र में यह प्रकाशित भी किया गया। 25 जून याद रखिएगा, फिर 11 जुलाई को एक अधिसूचना आई है और 12 जुलाई को यह राजपत्र में जारी किया गया। 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा के पश्चात तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा सत्ता का घोर दुरुपयोग किया गया और भारत के लोगों पर जातीय और अत्याचार किए गए। इस अधिसूचना के अनुसार ऐसा कहा गया था। अतः उक्त आपातकाल की अवधि के दौरान सत्ता के घोर दुरुपयोग का सामना और संघर्ष करने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया जाता है। ये सब आप देख लीजिएगा, फैक्ट मैंने आपको बता दिया है। देखिए, ये पढ़ लीजिएगा, ओम बिरला जी ने 25 जून 1975 के दिन को काला अध्याय बताया और तत्कालीन प्रधानमंत्री जी कमिटेड ब्यूरोक्रेसी और कमिटेड जुडिशरी की धारणा को लोकतंत्र विरोधी रवैया करार दिया। हैदराबाद मुक्ति दिवस, देखिए इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद मुक्ति दिवस। भारत सरकार ने 17 सितंबर को प्रतिवर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने के रूप में निर्णय ले लिया है। 17 सितंबर हैदराबाद मुक्ति दिवस। देखिए, हैदराबाद को मुक्त कराने वाले शहीदों की याद में और युवाओं के मन में देशभक्ति की लौ जलाने के लिए 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में घोषित किया। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने के 13 महीने बाद तक हैदराबाद को आजादी नहीं मिली थी और यह निजाम के शासन के अधीन था। 13 महीनों तक आजाद नहीं हुआ था और फिर अंततः आजाद हुआ 1948 में। जैसे 1948 और 17 सितंबर को तो मुक्ति है ही। 17 सितंबर 1948 ऑपरेशन पोलो, याद रखिएगा, एक कार्रवाई चलाई गई और आजाद करवाया गया। एक क्वेश्चन बना हुआ है,
लोअर पीसीएस में, आरओ में। वैश्विक इंडिया एआई शिखर सम्मेलन, आ जाइए। वैश्विक इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024। वैश्विक इंडिया एआई शिखर सम्मेलन वैश्विक हितों के धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। इसके माध्यम से वे सहयोग और नवाचार कर एआई के भविष्य को आकार दे सकते हैं। ठीक है, तथ्य क्या है, देखिए तथ्य पे आए सीधा। ग्लोबल इंडिया एआई समिट, ग्लोबल इंडिया एआई समिट, वैश्विक इंडिया एआई शिखर सम्मेलन भारत मंडपम में। आयोजन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। देखिए ये ध्यान रखिएगा, इस शिखर सम्मेलन में ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, और जीपीएआई, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई पर एक नई तक एकीकृत साझेदारी, इंटीग्रेटेड पार्टनरशिप करी है। याद रखिएगा किस मौके पर, ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024, ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 भारत मंडपम में ओईसीडी और जीपीएआई ने एक इंटीग्रेटेड पार्टनरशिप की। जीपीएआई के बारे में आप जानते हैं, बेसिकली जून 2020 में लॉन्च किया गया था। ये मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है जीपीएआई, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जून 2020 जून, जीपीएआई। ठीक है, 2024 में भारत जीपीएआई का प्रमुख अध्यक्ष, लीड चेयर भी है। याद रखना, याद देखिएगा एक बात, एक तो ये संस्थापक सदस्यों में से भी एक है भारत जीपीएआई के, जून 2020 में बनाया जो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दूसरा, 2024 में भारत के पास अध्यक्षता भी है। एआई प्रशंसा दिवस, एआई एप्रिसिएशन डे 16 जुलाई, एआई एप्रिसिएशन डे 16 जुलाई, बस एआई एप्रिसिएशन डे 16 जुलाई। एआई पर ऐतिहासिक प्रस्ताव, देखिए 21 मार्च 2024 को, इंपॉर्टेंट है ये, यूएन जनरल असेंबली ने एआई पर एक ऐतिहासिक प्रस्ताव अडॉप्ट कर लिया है। ये पहली बार है जब महासभा ने या जनरल असेंबली ने किसी उभरते हुए क्षेत्र को विनियमित करने के लिए प्रस्ताव लाए हैं। यूएसए द्वारा प्रायोजित और 123 देशों द्वारा स्वप्रायोजित इस प्रस्ताव को बिना किसी मतदान के सर्वसम्मति से अपना लिया गया। इसका अर्थ है कि इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। देखिए एआई पर ऐतिहासिक प्रस्ताव 21 मार्च को लाया गया, एआई पर यूएनजीए ने, और सारे के सारे 193 यूएन के 93 मेंबर्स का इस पे साइन है। ध्यान रखिएगा। और एआई एप्रिसिएशन डे तो 16 जुलाई हो गया। ये सब चीजें आप देख लीजिएगा। आ जाइए, नेक्स्ट देखते हैं इंडिया एआई मिशन। एआई के बारे में हमने देख लिया, फैक्ट देखते हैं सीधे इसके। मार्च 2024 में पीएम मोदी जी की अध्यक्षता में इंडिया एआई मिशन को मंजूरी मिल गई है। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन इंडिया एआई के तहत, डिजिटल इंडिया कोऑपरेशन के तहत इंडिया एआई मिशन जो है चलाया जाएगा। देखिए क्या घटक है, इंडिया एआई कंप्यूटर क्षमता जो है उसको डेवलप करना, 10,000 से अधिक जीपीयूज, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, उनको तैनात करके निर्मित की जाएगी बेसिकली एआई कंप्यूटिंग संरचना। डेटा सेट मंच दिया जाएगा, इनोवेशन है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव है। देखिए टीयर 2 और टीयर 3 में अधिकतर ध्यान रहता है जितनी भी योजनाएं हैं, ऑब्वियसली यहाँ ज्यादा जरूरत है टीयर 2 टीयर 3 में। फिर स्टार्टअप के थ्रू जो है पुश किया जाएगा एआई के लिए, डीप टेक एआई स्टार्टअप, डीप टेक एआई स्टार्टअप, ये सारी चीजें। इससे पहले वाला इंपॉर्टेंट है जीपीएआई, उसे देख लीजिएगा। अगली बात करते हैं दूर संचार अधिनियम 2023। देखिए ये अच्छा है, एक टॉपिक है दूर संचार। देखिए द टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 18 दिसंबर 2023 को लोकसभा में पेश हुआ, जिसे 20 दिसंबर लोकसभा ने
और 21 दिसंबर राज्यसभा ने पारित कर दिया और 24 दिसंबर को राष्ट्रपति जी ने उस पर सहमति दे दी। ये डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 18 दिसंबर को लोकसभा में आया है, 20 दिसंबर को लोकसभा से पारित हुआ, 21 दिसंबर को राज्यसभा से और 24 दिसंबर को राष्ट्रपति जी ने उस पर साइन कर दिया 2023 में। निम्नलिखित गतिविधियों के लिए केंद्र सरकार से पहले प्राधिकार ऑथराइजेशन की आपको जरूरत पड़ेगी। यदि आप दूरसंचार सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं, केंद्र सरकार से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना करना चाहते हैं, तो उसका संचालन करना चाहते हैं या रखरखाव करना चाहते हैं या विस्तार करना चाहते हैं, परमिशन लेनी पड़ेगी। रेडियो उपकरण धारण करना चाहते हैं, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। देखिए, स्पेक्ट्रम को नीलामी से आवंटित करेंगे। कुछ चीजों को, कुछ स्पेक्ट्रम्स को छोड़कर अधिकतर जो है स्पेक्ट्रम नीलामी के थ्रू आवंटित किए जाएंगे। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच संदेशों या संदेशों की एक श्रेणी को कुछ आधारों पर इंटरसेप्ट, मॉनिटर या ब्लॉक किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, सभी सुरक्षा के संबंधित उपाय किए जाते हैं। केंद्र सरकार उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए उपाय प्रदान कर सकती है, जैसे विज्ञापन संदेशों जैसे निर्दिष्ट संदेश प्राप्त करने के लिए पूर्व सहमति, डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्टर्स का निर्माण करना, मालवेयर या निर्दिष्ट संदेशों को रिपोर्ट करने के लिए उपयोगकर्ता को एक व्यवस्था प्रदान करना। ठीक है। भारतीय तार अधिनियम 1885 1885, कांग्रेस भी इसी समय बन रही है। भारतीय तार अधिनियम 1885 वंचित क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड की स्थापना की गई थी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, ताकि वंचित क्षेत्रों में भी दूरसंचार सेवाएं प्रदान की जा सके। भारतीय तार अधिनियम 1885 के तहत दूरसंचार अधिनियम 2023 द्वारा इस प्रावधान को बरकरार रखा गया है। बस इस फंड का नाम बदल दिया गया है, इसका कर दिया गया है डिजिटल भारत निधि, डिजिटल इंडिया फंड, डिजिटल भारत निधि, डिजिटल इंडिया फंड, जो बेसिकली दूर दराज के या वंचित क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करेंगे। 30 अगस्त 2024 को दूरसंचार विभाग ने भारत के राजपत्र में दूरसंचार डिजिटल भारत निधि का प्रशासन नियम अधिसूचित कर दिया है। ठीक है, ये ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है ऊपर की, इसे तो हटा भी। आ जाइए नेक्स्ट। यह अधिनियम, जस्ट अ सेकंड जी, यह अधिनियम विभिन्न आपराधिक एवं सिविल करता है। प्राधिकार प्राप्त किए बिना दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने पर 3 वर्ष तक की कैद, 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। 3 वर्ष तक की कैद और 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों। प्राधिकार प्राप्त करने के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करने पर 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना होगा। अगर जो आपने प्राप्त कर भी लिया और उसके बाद उल्लंघन करते हैं उसका, तो 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना उस पर निर्धारित है। अनधिकृत उपकरण रखने और अनधिकृत नेटवर्क या सेवा का उपयोग करने पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। इसके अंतर्गत अधिनियम, दूरसंचार अधिनियम 2023 के अंतर्गत सख्त नियम किसी व्यक्ति के पास अधिकतम कितने सिम कार्ड हो सकते हैं इसे भी नियंत्रित करते हैं। याद रखिएगा, मैक्सिमम कितने का सिम कार्ड आप रख सकते हैं, ये इसमें इंक्लूड किया गया है दूरसंचार अधिनियम 2023 में। पूरे भारत में प्रति व्यक्ति 9 सिम कार्ड की सीमा, पूरे भारत में प्रति व्यक्ति 9 सिम कार्ड की सीमा है। हालांकि जम्मू एंड कश्मीर, असम, पूर्वोत्तर लाइसेंस प्राप्त सेवा, लाइसेंस सर्विस एरिया जैसे कुछ क्षेत्रों में यह सीमा 6 भी है। देखिए, यह है आज का सेशन हमारा, काफी लंबा हो गया है। दोनों पार्ट अगर जो आप मिला लेंगे तो लगभग 1 घंटा, 1.5 घंटा और ज्यादा हो जाएगा मेरे ख्याल से। आज के लिए इतना ही करते हैं। कल इसके आगे लोक परीक्षा और अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 आप देख रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप एक बार इसको देख सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं बार बार। कोई समस्या इससे रिलेटेड होगी, कुछ पूछना होगा आपको, तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी अच्छा वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक जरूर करिएगा।
शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।